हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इकाई 6 भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए यूट्यूब पर, और हर रोज जो है इसकी रेगुलर क्लास आपको यूट्यूब पर अवेलेबल करवाई जाएगी। ठीक है। अगर मैं इकाई 6 की बात करूं, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करूं, तो जो दोस्तों 2025 में बच्चे तैयारी करेंगे, जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की 2025 में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो इकाई 6 को लेकर निश्चिंत रहें। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको संपूर्ण रूप से जो है इकाई 6 को कंप्लीट कराऊंगा। इसमें आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना मुझ पर भरोसा रखिए। प्लस जितने भी नवीनतम आंकड़े होंगे जो एग्जाम को ध्यान में रखकर हमें देखने चाहिए, जहां से प्रश्न बनते हैं, वो सारे में भी आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है। कहानी शुरू करते हैं अगर इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के इतिहास को थोड़ा सा समझना दोस्तों। यहाँ पर देखो, आप जानते हो दोस्तों 2014 से लेके 2018-19 तक, 2014 से लेके 2018-19 तक, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है अब नई नई प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनको मैं एक बार बता देना चाहूंगा कि दो इकोनॉमी का इतिहास क्या रहा है। थोड़ा सा एमपीपीएससी और इकोनॉमी को अगर देखा जाए तो थोड़ा सा उसको आप आकलन कीजिएगा, फिर अनुमान लगाइएगा कि कैसे जो है एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है। दोस्तों, 2014 से लेके 2018-19 तक जो एग्जाम होती थी एमपीपीएससी की, उसमें दोस्तों प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी इकोनॉमी का महत्व बराबर था। यदि आप मेंस की बात करोगे 2014 से लेकर 2018-19 तक, तो वहां पर पेपर थर्ड जो हुआ करता था, जिसमें पार्ट ए जो था वो इकोनॉमी का हुआ करता था 150 नंबर का। लेकिन फिर दोस्तों 2019 में चेंज होता है जब सिलेबस, तो 19-20 से लेके 23-24 तक की जो एग्जाम होती है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की, तो वहां पर दोस्तों मेंस में किसी प्रकार से जो है थर्ड पेपर जो था, पहले जो इकोनॉमी का हुआ करता था, उसको नहीं ऐड किया गया, इसको हटा दिया गया। पार्ट ए जो हुआ करता था, थर्ड पेपर का पार्ट ए, वो 19 से लेके 23 तक के मेंस में मेंशन नहीं था। ठीक है। लेकिन अभी जो है दोस्तों वापस 2024 में जो सिलेबस परिवर्तन हुआ, तो इसी परिवर्तन के साथ ही दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पर फिर से जो है इकोनॉमी को पार्ट ए पेपर थर्ड के रूप में इसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है। ये सारी कहानी आपको पता चल गई है। इसीलिए दोस्तों अगर मेंस की मैं बात करूं तो वहां पर तो महत्व दिया ही गया है इकोनॉमी का, लेकिन प्रीलिम्स में भी जो है इकोनॉमी की इकाई 6 अब अलग रूप से प्रस्तुत कर दी गई है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए इकोनॉमी को पढ़ना बहुत आवश्यक हो गया है। प्लस अगर 2019 से पहले की मैं बात करूंगा, 2014 से लेकर 2018-19 तक का जो सिलेबस था, उसमें भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते थे इकोनॉमी से, लेकिन इतने ज्यादा नहीं बनते थे। फिर 19-20 से लेकर 23-24 तक भी जो है आपने देखा होगा, जो एमपी की पॉलिटी है प्लस एमपी की इकोनॉमी है, इन दोनों को मिलाकर एक यूनिट बनाई गई थी, यूनिट 5 थी। उसमें भी कम कम पूछे जाते थे प्रश्न, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को इतना ज्यादा महत्व नहीं था प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी 2023-24 में जो सिलेबस परिवर्तन हुआ है, तो इसमें दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर फिर से एमपी में एमपी की इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी, दोनों को ऐड करके नई यूनिट बना दी गई है, और वो यूनिट है 6। तो यहाँ पर यूनिट 6 से अब आपके लिए जो भी जितने भी बिंदु है उन सबको पढ़ना क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पिछली जो प्रिपरेशन की है एग्जाम में, उनके लिए इकोनॉमी अब एक नया सब्जेक्ट बन गई है, क्योंकि मेंस में भी पढ़ते नहीं थे और प्रीलिम्स में भी इतना ज़्यादा रोल नहीं था। तो यहाँ पर मेरा एकमात्र उद्देश्य यही रहेगा कि इकोनॉमी आपके लिए किस प्रकार से सरल बन सके, आप उसको कितने अच्छे से समझ पाओ, कितने सरल रूप में उसको आप देख पाओ, और अपने तथ्यों के अनुसार एग्जाम में सही प्रश्न तक पहुंचो। साथ ही साथ मेंस में भी एक अच्छी समझ बनाकर जो है वहां पर उत्तर लेखन का काम करो। ठीक है। इसी बात को ध्यान में रखकर इस क्लास को हमने आयोजित किया है, और इस क्लास में दोस्तों आपको किसी प्रकार से, मेरी बात का भरोसा कीजिएगा, आपको किसी प्रकार का मेंस को लेकर भी और प्रीलिम्स को लेकर भी यदि कोई शब्दावली है या एक बेसिक जो समझ है वो नहीं आए, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं वो वहां पर भी आपको सारी चीजें अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको यहीं पर सारी बातें बेहतर तरीके से समझ में आए। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बहुत छोटी छोटी बातें होती है इकोनॉमी में जिनको ध्यान रखना होता है, और यदि आपने उन्हीं पर पकड़ कर ली तो यकीन मानो आपके प्रश्न एक समझ से ही बन जाएंगे। एमपीपीएससी की ऐसी प्रकृति है दोस्तों कि इसमें इतनी जटिलता वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बहुत सामान्य से प्रश्न पूछे जाते हैं जो सिलेबस में बिंदु मेंशन किए हुए हैं। बस यदि आप उनको ही अच्छे से देख लेते हो तो भी आप अच्छा स्कोर कर लेते हो, चाहे मेंस में समझो चाहे प्रीलिम्स में, लेकिन एक बेसिक समझ होनी
चाहिए। ठीक है, तो हमारा यही उद्देश्य रहेगा, हम इसमें ज्यादा बेहतर तरीके से हर बिंदु को समझेंगे, हर आयाम को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इकाई 6 को लेकर निश्चिंत रहिएगा। इकाई 6 में आपको कहीं भी किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, बस आपको करना क्या है दोस्तों, आपको अच्छे से इस क्लास को देखना है, समझना है, और जो बिंदु मैं बताऊं वो नए बिंदु अगर आपको लगे तो आप आपके नोट्स में उसको मेंशन कर लेना। ठीक है, पहले बात करते हैं हमारे सिलेबस में क्या क्या है और हम किस प्रकार से इस सिलेबस को समझते हैं। और आप देखिएगा दोस्तों, मैं इसका एनालिसिस करवाता हूं आपको। इस सिलेबस में आपको कहाँ कहाँ कौन कौन से बिंदु मिल रहे हैं, कौन से मेंस में लिखे हुए टू द पॉइंट मेंस में मिलेंगे, कौन से इकाई 7 में दिया हुआ बिंदु है, कौन सा इकाई 6 में सेम है, सारे बिंदु जो है मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, पहले बात करते हैं हमारे संपूर्ण सिलेबस की और फिर कहानी शुरू करेंगे कि कौन सा बिंदु मेंस में भी एज इट इज पूछा गया है, कौन सा प्रीलिम्स में यहाँ से बनते हैं प्रश्न। देखो, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको इकोनॉमी इतनी सरल रूप से प्रस्तुत करूं कि आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, और वो आपको आएगी, 100% आएगी। ठीक है, चलो बस आप समझिएगा और जुड़िएगा दोस्तों। चलो बात करते हैं हमारे पहले बिंदु की, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। पहला बिंदु दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। मतलब जो भारत की अर्थव्यवस्था है और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इसको हमें कंपेयर करना रहेगा। कंपेयर किन क्षेत्रों में करना रहेगा, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, गरीबी, बेरोजगारी, पर कैपिटल इनकम, सारी बातों में हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करना है और कंपेयर करके दोनों को समझना है। ठीक है, पहला बिंदु ये बात करता है। दूसरा दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधनों का विकास, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल। ये जो बिंदु आप देख रहे हो दोस्तों, इसमें हम क्या क्या देखेंगे, जनसंख्या। ठीक है, और ये जनसंख्या वाला बिंदु अगर आप देखोगे तो इकाई 4 में भी आपको मिलेगा। ठीक है, इकाई 4 में भी आपको जनसंख्या वाला टॉपिक मिलेगा, तो वहां पर ये सारी चीजें मेंशन हो रही है। दूसरा, मानवीय संसाधनों का विकास, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल, इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर देखिएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यहाँ से प्रश्न बने हैं 2024 के एग्जाम में भी। और यहाँ से आप देखोगे तो इकाई 7 जो है, इकाई 7 में भी ये चीज क्या है, मेंशन की हुई है। यदि आप सिलेबस उठाकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 2 जगह आपका ये बिंदु हो रहा है कवर, ये भी हम अच्छे से समझेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग एवं अधोसंरचना का विकास। यदि आप कृषि उद्योग को देखोगे तो इकाई 4 में आपको ये भी मिलेगा फसल के रूप में कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें। तो फसलें दोस्तों अगर देखा जाएगा तो कृषि से जुड़ी हुई है, तो आपका ये बिंदु यहाँ पर भी कंप्लीट होता है, कृषि उद्योग वाला, और इकाई 4 में भी कंप्लीट होता है। तो आपको ये बात भी अच्छे से यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। अधोसंरचना का विकास की अगर मैं बात करूंगा तो अधोसंरचना का विकास मतलब दोस्तों यहाँ पर सिंचाई से संबंधित परियोजनाएं कौन सी चलेगी, क्या क्या है, ये सारे बिंदु अधोसंरचना के अंतर्गत आते हैं, जो हम अच्छे से यहाँ पर इसको भी क्या करेंगे, देखेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद। दोनों टॉपिक नए हैं, इससे पहले प्रश्न जरूर पूछे जाते थे लेकिन मेंशन कभी नहीं था, तो आपको यहाँ पर ये बिंदु भी कंप्लीट करना है। फिर बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रगति, किस प्रकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रगति हुई, सारे बिंदु हम देखेंगे। यहाँ पर निश्चिंत रहिएगा, एक एक टारगेट करेंगे, एक एक टॉपिक को, और बेहतर तरीके से उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां। अब यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था आ गई है जिसमें कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की बात करनी है हमें। ठीक है, फिर अगला बिंदु रहेगा हमारा दोस्तों वित्तीय संस्थाएं, जिसमें रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेबी व गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हमें पढ़नी रहेगी। इसके बाद दोस्तों भारत की विदेशी व्यापार की नीतियां, भारत अपनी विदेशी व्यापार नीतियों में कौन कौन सी पॉलिसी जो है भारत की है विदेश को लेके, व्यापार नीतियों को लेके, इस पर चर्चा करेंगे। फिर G20 देखेंगे, शार्क देखेंगे और आसियान देखेंगे। ठीक है, तो ये तो दोस्तों सिलेबस के कुछ बिंदु हैं जो मैंने प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताएं, जिसमें यूनिट 7 में कौन से बिंदु आ रहे हैं, यूनिट 4 में कौन कौन से बिंदु आ रहे हैं, ये चीजें तो आपने देख ली। थोड़ा सा इसी सिलेबस को मैं मेंस से जोड़ रहा हूँ। जो आपका पेपर 3 है उसका पार्ट ए जो है वो क्या है दोस्तों, इकोनॉमी है, और वो कितने नंबर का है, 150 नंबर का है। उसमें कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है, ये आप जानते हो। पार्ट ए में कितनी यूनिट, 5 यूनिट। अब
कहानी समझना थोड़ा सा यहाँ पर, ताकि जब भी आप पढ़ो तो आप इसी सोच से पढ़ो कि जो आप पढ़ रहे हो उसका कहाँ कहाँ पर महत्व है। एक बिंदु हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी आप किसी भी टॉपिक को उठाओ, एमपीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, आप जिस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका जो है आप जो बिंदु उठा रहे हो उसका और कहाँ कहाँ पर महत्व है और कहाँ कहाँ पर उससे संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो ये बात भी आपके लिए जानना आवश्यक रहता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसी सिलेबस को, जो प्रीलिम्स की इकाई 6 का जो सिलेबस है, इसको मेंस से जोड़कर। देखो यहाँ पर पेपर थर्ड जो है, पेपर थर्ड का पार्ट ए है, उसमें कितनी यूनिट है दोस्तों? 5 यूनिट। कितनी? 5 यूनिट। और इन 5 यूनिट में भी दोस्तों पहली और दूसरी यूनिट जो है ये हमारी इंडियन इकोनॉमी से है, और तीसरी और चौथी ये जो 2 यूनिट है दोस्तों ये हमारी एमपी की इकोनॉमी से है। पांचवी स्टेटिस्टिक की है, ये आप समझते हो सांख्यिकी की है, तो इसका थोड़ा लेना देना नहीं है अभी इकोनॉमी से। लेकिन आप थोड़ा सा समझना दोस्तों, यह जो बिंदु दिया हुआ है, जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, समझना, यहाँ पर ये जो बिंदु दिया है ना, जिसमें मानवीय संसाधनों का विकास, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल, ये दोस्तों एमपीपीएससी मेंस का जो पेपर थर्ड का पार्ट ए है, उस पार्ट ए की यूनिट 4 अगर अभी आप उठाकर देखोगे तो सीधा सीधा आपको ये बिंदु वहां पर मिलेगा। तो आपका ये टारगेट कहाँ कहाँ पर होगा दोस्तों? एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, दोनों जगह आपका कवर होगा। आप देखो इकाई 4 निकाल के तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सतत विकास लक्ष्य तो आपको यूनिट 7 में मिल ही रहे हैं, दोनों जगह मिल रहे हैं, तो ये बिंदु भी हो गया। फिर बात करते दोस्तों मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग एवं अधोसंरचना का विकास, पूरा बिंदु है। अगर आप इसको उठा के देखोगे ना सिलेबस, तो आपको मेंस की जो इकाई थर्ड है, कौन सी दोस्तों? यूनिट थर्ड जो है वहां पर आपको मिल जाएगा। यूनिट थर्ड कौन सी? पेपर थर्ड का पार्ट ए, और उस पार्ट ए की यूनिट थर्ड, पूरा आपको यहाँ पर वो ये बिंदु भी पूरा पूरा आपको मिल जाएगा। मतलब आप यहाँ पर भी इसको प्रिपेयर कर रहे हो और ये आपका मेंस के लिए भी प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और एक जिला एक उत्पाद, आप देखोगे ये भी दोस्तों आपको यूनिट थर्ड में मिलेगा, और कहां पर? पेपर फर्स्ट के पार्ट ए में। पेपर फर्स्ट के पार्ट ए की यूनिट 3 जो है उसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश व एक जिला एक उत्पाद दोनों मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर ये वाला बिंदु भी, ये वाला सेगमेंट जो है आपका कहाँ कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है दोस्तों? दोनों जगह पर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, दोस्तों ये मिलेगा आपको यूनिट 4 में। जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 में आपको ये वाला बिंदु भी मिल जाएगा। जो पेपर थर्ड का पार्ट ए है उसकी यूनिट 4 को उठाकर देखोगे तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिल जाएगा मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो बताओ यहाँ पर इतना सारा आयाम जो है जो आप पढ़ने वाले हो, ये वाला बिंदु भी आपको कहाँ मिल रहा है दोस्तों? मेंस में मिल रहा है। ठीक है, और पहला वाला बिंदु है एक सामान्य समझ का बिंदु है, यह भी आपको अच्छे से अगर देखोगे तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी आप अगर पढ़ोगे तो वहां पर भी आपकी हेल्प अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेगमेंट आप पूरा पूरा मेंस को उठा के देखोगे, पार्ट एक का जो है थर्ड पेपर का पार्ट है, उसमें ये सारे आयाम आपको मिल जाएंगे। ये किसके संदर्भ में है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर किसके बारे में? अब भारत के संदर्भ में। ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र वाला सेगमेंट है, ये भी आपको यूनिट फर्स्ट में मिलेगा। पार्ट जो पेपर थर्ड है उसका पार्ट ए जो है, उस पार्ट ए की यूनिट फर्स्ट में आपको ये मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो भारत की विदेशी व्यापार नीतियां है, ये भी आपको सीधे सीधे दोस्तों वहां पर पेपर थर्ड का पार्ट ए है और उसकी यूनिट 2 जो है वहां पर आपको ये बिंदु भी मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल दोस्तों आपका लगभग 80 से 85% का एरिया जो है, जो आप प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर कवर कर रहे हो, ये आपका उधर मेंस में भी कवर हो रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा शिद्दत से समझिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी कवर करना पड़ेगा। अगर अभी अच्छे से नहीं करोगे तो फिर मेंस में आपको फिर से टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको सारे आयाम जो है बेहतर तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आपको यकीन मानो दोस्तों किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो क्लास शुरू करूं। इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी हमारी ये,
लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं इकोनॉमी को लेकर हमारा परिचय दे देता हूँ। देखो दोस्तों, हमारा परिचय यही है कि हमने और हमारे संस्थान ने मिलकर दोस्तों इकाई 6 के लिए यह पुस्तक निकाली है। आपने बहुत सारे विद्यार्थियों ने पढ़ी है, फोन कॉल मैसेज सारे आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे हमें रिस्पॉन्स दिए हैं और उनकी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही मैं आप लोगों के लिए ये क्लास लेकर आया हूँ, ताकि आपको इकोनॉमी को लेकर और ज़्यादा बेहतर तरीके से कंटेंट दे पाऊँ, बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी जो तैयारी है ये बेहतर तरीके से संचालित हो पाए। ठीक है, यह पुस्तक है, मार्केट में अवेलेबल भी है दोस्तों, और ये भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के नाम से हमने पहला इसका संस्करण लॉन्च किया। और आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, यह जो है इकाई, हमारे इस पुस्तक से इकाई 6 से दोस्तों 13 प्रश्न आए। इकाई 6 से कितने प्रश्न दोस्तों? 13 क्वेश्चन आए हैं। कितने? 13 क्वेश्चन। अब आपके मन में आ रहा होगा, इकाई जो एक यूनिट रहती है उससे तो 10 ही प्रश्न आते हैं ज्यादा से ज्यादा, 13 कैसे आए? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिलेबस जब एनालिसिस करवाया था तो आपने उसमें समझा होगा कि जो इकाई 4 में है वही टॉपिक इकाई 6 में भी है, इकाई 7 में जो एसडीजी है वो इकाई 6 में भी है। तो इस प्रकार से ओवरऑल अगर आप हमारी केवल इसी पुस्तक को देखोगे तो दोस्तों यहाँ से आपको 13 प्रश्न दिखेंगे। और वो 13 प्रश्न मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि जो पेपर में है, आयोग ने जो एग्जाम ली थी उस पेपर में जो एज इट इज क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं पेज नंबर सहित आपको सारी कहानी यहाँ पर जल्दी जल्दी बताता हूँ और फिर जो है हमारी क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए दोस्तों, यह है हमारी पुस्तक और यहाँ पर देखो पहला प्रश्न ये था, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी 1, एसडीजी 2 और एसडीजी 9 क्रमशः क्या दर्शाते हैं? आपको याद होगा। और यह पेज नंबर आप 42 पर देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर मिल जाएगी पूरी इसकी जानकारी। ये एसडीजी 1 से लेकर 17 तक के जो एसडीजी सतत विकास लक्ष्य जो है हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, हर बात जो है यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी। गरीबी, भूखमरी और 9 नंबर का जो है नवाचार से संबंधित, तो ये बिंदु यहाँ पर आपको दिखेगा। पहला प्रश्न ये। दूसरा दोस्तों, पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर पेज नंबर आप 165 ओपन करके देखोगे तो यहाँ पर प्रथम शिखर सम्मेलन सीधा सीधा यहाँ पर हमने दिया था और यहाँ पर सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया। तो इस प्रकार हमारे 2 प्रश्न यहाँ से हो गए। ठीक है, तीसरा बात करते दोस्तों, यहाँ पर वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों का स्थिर कीमतों पर तुलनात्मक अध्ययन करके हम क्या पाते हैं? ये प्रश्न बना हुआ था दोस्तों। अब हमारे आप अगर पेज नंबर 12 पर जाकर देखोगे तो आपको यही तुलनात्मक अध्ययन मिल जाएगा। किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में और मध्य प्रदेश के संदर्भ में, कि किसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी ज्यादा है। प्रचलित कीमत पर भी दी है और स्थिर कीमत पर भी। तो यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न भी आपका सीधा सीधा जो है यहाँ से बना। ठीक है, आगे बात करते दोस्तों, जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? देखो यहाँ पर आप पेज नंबर 111 निकालोगे दोस्तों तो पूरी लिस्ट हमने दी है। ये है दोस्तों यहाँ पर चिन्नौर चावल, कहाँ पर है? ये रहा चिन्नौर चावल 2020-21 चिन्नौर चावल बालाघाट। सीधा सीधा आपको यहाँ पर प्रश्न मिला। तो ये 4 प्रश्न जो है यहाँ पर सीधे सीधे आ गए दोस्तों। 2024 तक का जो लेटेस्ट डाटा था वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। यह बुक पूरी तरीके से हमने अपडेट करी थी उसी आधार पर, और इसमें अन्यथा तथ्यों का बिल्कुल भी समावेशन नहीं था। आप देखोगे इकोनॉमी की बहुत कम प्रश्न संख्या में हमने इसको तैयार किया और यहाँ पर सारे प्रश्न जो है लगभग यहाँ से बने। यदि मैं बात करूं अगले प्रश्न की दोस्तों, तो ये 5वां प्रश्न जो है बना है और यहाँ पर मैच द कॉलम के फॉर्मेट में था कि कौन सा जो है उत्पाद से संबंधित था, किस जिले की विशेषता किस लिए। यह जिला और उत्पाद इन दोनों के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर अशोकनगर का क्या है, खरगोन का क्या है, बुरहानपुर का क्या है, मंदसौर का क्या है, ये पूरी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है दोस्तों। आपका 5वां प्रश्न जो है लगभग यहाँ से रेडी हो रहा है। देखो ये अशोकनगर हो गया, चंदेरी साड़ी, ठीक है, इसी ये महेश्वरी साड़ी हो गया। सारे बिंदु जो है आपको यहाँ पर इससे कंप्लीट होते हैं। तो 5 प्रश्न सीधे सीधे यहाँ से। फिर छठा प्रश्न में बात करूं दोस्तों, नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? दोस्तों यह बिंदु आप देखोगे यहाँ पर पेज नंबर हमारे 42 पर सीधा सीधा हमने ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन की थी
और यहाँ से छठा प्रश्न भी हमारी पुस्तक से सीधा सीधा बन रहा है। देखो, अचीवर्स राज्य, फ्रंट रनर, परफॉर्मर राज्य और आकांक्षी राज्य, ये इनके मापन है, इनकी जो माप करना के गणना के जो मापन है ये विधि। और यहाँ पर देखोगे आप, ये सारे प्रश्न जो है एज इट इज, सारे ऑप्शन जो है इसी क्रम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर मैं आगे की बात करूं अगले प्रश्न की दोस्तों, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर ये रहा दोस्तों, पेज नंबर 63 अगर ओपन करोगे तो यहाँ पर भेल के सहयोग से। ठीक है, 1964, ये ब्रिटेन, भेल की स्थापना किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। तो यहाँ पर 63 पेज नंबर पर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन रेडी हो जाएगा? 7 नंबर का। ठीक है, यहाँ पर हमारी पुस्तक से सीधे सीधे कितने प्रश्न बन चुके हैं दोस्तों? 7 प्रश्न। अगर मैं आगे की बात करूं तो फिर प्रश्न पूछा था आयोग ने, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यहाँ पर ये दोस्तों पेज नंबर आप देखोगे हमारी पुस्तक का, ये 18 पेज नंबर, 18 पेज नंबर पर मैंने सारा नगरीकरण का इसी बारे में जो हमने क्या दी है यहाँ पर जानकारी दी है। यहाँ पर भोपाल सबसे ज्यादा नगरीकरण वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा प्रश्न हो गया दोस्तों? ये प्रश्न हो गया हमारा आठवां प्रश्न जो है, जो हमारी पुस्तक से आया, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, ये है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रानी दुर्गावती के बारे में यह प्रश्न पूछा गया था। यदि आप पेज नंबर दोस्तों 120 निकाल कर देखोगे तो यहाँ पर रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार यह कौन सा प्रश्न है जो सीधा सीधा बना है दोस्तों? 9th नंबर का। 9th नंबर का जो है प्रश्न भी जो है हमारी पुस्तक से सीधा सीधा यहाँ पर आया है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है? किसके संदर्भ में दोस्तों? दालों के उत्पादन में। यहाँ पर यदि आप पेज नंबर निकालोगे 119, तो 119 पर पूरी लिस्ट दी है दोस्तों 2022-23 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार। यहाँ पर आप देखोगे दाल का पूछा है, तो ये कुल दलहन में मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पर, महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पर और राजस्थान थर्ड नंबर पर। तो यहाँ पर यह जो है 10वें नंबर का प्रश्न भी सीधा सीधा जो है यहाँ से बन रहा है। ठीक है, यदि आप अगला प्रश्न देखोगे, निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा है? यदि आप फिर से यहाँ पर भी इसी 119 पेज नंबर को देखोगे तो चावल का पहला ही हमारा बिंदु था दोस्तों, जिसमें पश्चिम बंगाल राइट आंसर था। जो आपका कौन सा प्रश्न था? यदि आप यहाँ पर देखोगे अभी, तो सीधा सीधा यहाँ पर ये 11वां प्रश्न जो है हमारी पुस्तक से आया है। 11 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके सामने मैंने बता दिए हैं। फिर 12वें प्रश्न की मैं बात करूं दोस्तों, रॉक फास्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? तो रॉक फास्फेट की अगर बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर पेज नंबर आप 64 निकालिएगा। पेज नंबर 64 में यहाँ पर उर्वरक देखिए, जिसमें सारी बात दी है कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में रॉक फास्फेट पाया जाता है, जिसमें उर्वरक का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा झाबुआ। ठीक है, और रॉक फास्फेट का प्रयोग किसमें किया जाता है दोस्तों? उर्वरक में। ठीक है, तो ये बिंदु भी लगभग यही से आपने देखा अभी। तो यहाँ पर ये हमारा 12वां नंबर जो है क्वेश्चन जो है, 12वें नंबर का क्वेश्चन भी जो है आपने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, और अंतिम प्रश्न की मैं बात करूं, अंतिम प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर है? तो ये भोपाल में स्थित है। और यहाँ पर आप देखोगे 99 पेज नंबर पर, तो यदि आप इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर महानिदेशक द्वारा RCPV नरोना अकादमी कहाँ है दोस्तों? भोपाल में। प्रशासन अकादमी एवं अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के बारे में यहाँ पर बताया है। तो यह भी दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा? भोपाल में, राजधानी के अनुसार। एक पढ़ने से ही आपकी समझ यहाँ पर बन जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों 13 प्रश्न यदि आपने देखे हैं, तो मैंने आयोग के जो पेपर है उसके साथ साथ प्रश्न नंबर लिखकर यहाँ पर आपको बताया है। तो यकीन मानो आपको इकोनॉमी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना हमारी पुस्तक से दोस्तों, ना मेरे द्वारा अगर आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा तब। बस आपको पेशेंस रखना है, बेहतर तरीके से हर चीज कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, चलो बात करते हैं दोस्तों हमारे आज के टॉपिक की। और टॉपिक दोस्तों समझना, सबसे पहला बिंदु क्या दिया है आपने सिलेबस में देखा है, ये आपने सिलेबस में देखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। अब पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है, फिर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जानना है, फिर दोनों में कंपेयर करना है। तो क्या अर्थव्यवस्था को जानना आवश्यक नहीं है? पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को जानने से पहले हमें अर्थव्यवस्था को जानना पड़ेगा दोस्तों।
और अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमें अर्थशास्त्र को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं हमारी आज की। और इस कहानी में सबसे पहला जो है हमारा दोस्तों, अर्थव्यवस्था एक सामान्य परिचय, ये हमारा बिंदु है। ठीक है, अब इस बिंदु को अच्छे से समझना। देखो दोस्तों, अर्थव्यवस्था को समझने से पहले एक शब्द आपको याद रखना होगा, हमेशा याद रखना है इसको, ये है अर्थशास्त्र। क्या है दोस्तों? अर्थशास्त्र। पहले अर्थशास्त्र को समझो, फिर हम अर्थव्यवस्था पर आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र जो है यह किस किस अर्थशास्त्री ने यह पुस्तक लिखी है, या किसके द्वारा जो इसकी रचना या किस बात को कहती है, या किसी अर्थशास्त्री का कोड दे देंगे कि यह जो बात है किस अर्थशास्त्री द्वारा कही गई है। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे तो वो भी हमसे अच्छे से बनने चाहिए। तो पहले अर्थव्यवस्था को जानने से पहले अर्थशास्त्र को समझते हैं। अर्थ के पीछे क्या लिखा हो दोस्तों? शास्त्र। आपने कई बार देखा होगा कि जो हम बोलते हैं, हमारे घर में हमारे पूर्वज जो है, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि शास्त्रों को पढ़ा करो, बोलते हैं ना। मतलब शास्त्र क्या है दोस्तों? एक पाठ्य सामग्री है, पढ़ने की क्या है? सामग्री है। ठीक है, थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पर अर्थ जो है और एक क्या शब्द आ रहा है सामने? शास्त्र। दोनों बातें समझना। अर्थ का मतलब होता है दोस्तों धन। अर्थ का मतलब क्या हो जाएगा? धन, आप जानते हो। और शास्त्र मतलब एक पाठ्य सामग्री है दोस्तों, पढ़ने की क्या है? एक सामग्री है। मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, पाठ्य सामग्री, मतलब दोस्तों धन को पढ़ना, धन को अध्ययन करना या धन की गतिविधियों को समझना ही हमारा क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। ओवरऑल अगर इसको एक डेफिनेशन में आप समझना चाहोगे तो बात सिर्फ इतनी सी है, ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिसमें किसका अध्ययन किया जा रहा है दोस्तों? धन और धन से संबंधित गतिविधियों का। ठीक है, तो ऐसी गतिविधियां जिसमें धन या आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? अर्थशास्त्र। ठीक है, कहानी इतनी सी है अर्थशास्त्र की, लेकिन आपको कुछ टर्म्स ऐसी याद रखनी है जो हमारी इकोनॉमी से संबंधित रहती है। दोस्तों, अर्थशास्त्र में हम मुख्य रूप से कुछ शब्दों को पढ़ते हैं जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ नाम जो आपको याद रखने हैं, उनकी समझ आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी ऐसी समझ वाले प्रश्न बनते हैं जो एक आपको अच्छे से समझ कर ही उसका आंसर देना पड़ेगा। देखो, अर्थशास्त्र में हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर किसकी करेंगे? तो उत्पादन। आप जीडीपी पढ़ने जाओगे तो उसमें आपको उत्पादन मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा। कैसे मिलेगा? किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों में वहां की जीडीपी में कितना उत्पादन हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। आप कई बार देखोगे उत्पादन शब्द आपके सामने आएगा इकोनॉमी में। तो यहाँ पर सबसे पहले उत्पादन को समझना आवश्यक है। ठीक है, उत्पादन के साथ साथ अगर इसको इंग्लिश में अगर मैं समझाऊं दोस्तों, तो इसका नाम है प्रोडक्शन। पहली बात आप ये याद रख लीजिए। ठीक है, उत्पादन के बाद आता है दोस्तों उपभोग। देखो, उपभोग भी बहुत अच्छी टर्म है, इसके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कंजप्शन। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर विनिमय। विनिमय क्या होता है दोस्तों? एक्सचेंज। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सचेंज। आपने कई बार वस्तु विनिमय प्रणाली और ऐसे शब्द सुने होंगे विनिमय से संबंधित, जो इकोनॉमी में कई बार उपयोग में आते हैं। अगर आप शुरू ही कर रहे हो अर्थव्यवस्था को पढ़ना, इकोनॉमी को पढ़ना, तो ये बिंदुओं को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपकी नींव ही कमजोर है तो आगे जब ये शब्द आएंगे, किसी प्रश्न की प्रकृति में कई बार जटिलता होती है, तो वहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिसे हम बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं और सही आंसर जो हम कर पाते वो भी नहीं कर पाते। तो छोटे छोटे बिंदु आपको यहाँ पर याद रखना है। देखो, ये विनिमय हो गया, उत्पादन, उपभोग, विनिमय। अब वितरण। वितरण को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी भी चीज का क्या करना? समान रूप से वितरण करना। सरकार का क्या दायित्व रहेगा कि वो उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं को वितरण करेगा, समान रूप से वितरण करेगा। ये शब्द आपने सुने होंगे। तो यहाँ पर वितरण को भी जानना जरूरी होगा। डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है इकोनॉमी की टर्म में, तो यहाँ पर ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर देखना दोस्तों लोक राजस्व।
मतलब दोस्तों पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको क्या करनी दोस्तों, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये सारी टर्म। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम समझ रहे हैं अर्थशास्त्र को, अभी प्रारंभिक बिंदु है, इसलिए आप थोड़ा सा अच्छे से पेशेंस रख के इन सब बातों को समझना। मैं अच्छे से सारी कहानी समझाऊंगा आपको, हर बिंदु जो आपके लिए जरूरी है वो मैं यहाँ आपको अच्छे से समझाऊंगा। बात करते हैं दोस्तों उत्पादन की। ठीक है, उत्पादन है क्या? देखो, पूरी कहानी समझना, सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर हम उत्पादन की। और उत्पादन का इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण क्या है, रोल है दोस्तों। उत्पादन, उत्पादन इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्शन। ऐसा स्थान जहां पर किसी वस्तु को क्या किया जा रहा है, निर्मित किया जा रहा है। ठीक है, उत्पादन मतलब क्या होता है, ऐसा स्थान जहां पर किसी भी वस्तु को क्या किया जा रहा है, निर्मित किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, आप एक किसान हो, ठीक है, आप तो किसान नहीं हो, किसान के बेटे हो, लेकिन आपके पापा जो है खेती करते हैं, तो वो क्या करेंगे दोस्तों, किसी जगह अगर वो आपकी खेती है, मान लो ये आपकी खेती है, इस खेती में वो क्या कर रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं। ठीक है, क्या लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं। तो क्या वो गेहूं लगाएंगे तो जितने गेहूं उन्होंने लगाए हैं उतने ही गेहूं वापस निकलेंगे, कि उससे कहीं अधिक मात्रा में गेहूं निकलेंगे, उससे कहीं अधिक मात्रा में गेहूं निकलेंगे ना। मतलब यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, जो भी वस्तु आपने यहाँ पर लगाई है उसका क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो ऐसा स्थान जहां पर वस्तुओं का क्या हो, निर्माण हो। देखो पहली बात तो यहाँ पर यह समझना, ऐसा स्थान, ऐसा स्थान जहां पर वस्तुओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो वस्तु का निर्माण कैसे होता है, ये बात तो आपने देखी है, लेकिन थोड़ा सा अगर इसको और तोड़ोगे दोस्तों यहाँ पर, तो आपको समझ में आएगा कि आपके पिताजी ने यहाँ पर गेहूं क्या किए थे, इनपुट किए थे, और अब क्या है वो आउटपुट के रूप में भी मिलेंगे। तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट की क्रिया जो रहती है वो हमारी क्या कहलाती है, प्रोडक्शन। इनपुट और आउटपुट की जो प्रक्रिया है, क्रिया है, उसको हम कहते हैं क्या दोस्तों, यहाँ पर प्रोडक्शन। ठीक है, उत्पादन। थोड़ा सा अब इसको इकोनॉमी के टर्म में समझना, यहाँ पर दोस्तों उत्पादन जो है वह किसको महत्व देता है, वृद्धि को महत्व देता है। वृद्धि मतलब दोस्तों, यदि आपने यहाँ जितना बोया है उससे अधिक आप क्या करोगे, मांग, डिमांड करोगे क्या, इससे ज्यादा हमें क्या मिले, वृद्धि मिले। तो यहाँ पर उत्पादन हमेशा किसको ध्यान में रखकर किया जाता है दोस्तों, वृद्धि को ध्यान में रखकर किया जाता है। याद रखना दोस्तों, उत्पादन हमेशा किसको ध्यान में रखकर किया जाता है, वृद्धि को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब थोड़ा सा ये भी समझना, जब हमें किसी चीज की आवश्यकता रहती है, हम उसी चीज को क्या करेंगे दोस्तों, उत्पादित करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे डिमांड रहती है वैसे वैसे हम उत्पादन करते हैं। यदि आपको ज्यादा डिमांड है तो हम उस चीज का ज्यादा उत्पादन करेंगे, ज्यादा उसके प्रोडक्शन पर ध्यान देंगे। ठीक है, प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देंगे, ये बात आप जानते हो। तो यहाँ पर दोस्तों उत्पादन जो है यह सीधा सीधा किस पर निर्भर करता है, मांग और वृद्धि पर। किस पर, मांग। आपकी मांग जैसी होगी वैसा हम उत्पादन करेंगे। ठीक है, और हमारा उद्देश्य क्या रहेगा कि जो भी हमारा प्रोडक्ट हो उसकी हम क्या करें, वृद्धि करें। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जब किसी चीज की वृद्धि होगी तो वह इकोनॉमी के लेवल पर क्या करेगा, आर्थिक रूप से क्या करेगा दोस्तों, मजबूती प्रदान करेगा। आर्थिक रूप से वो क्या करेगा, सहायता करेगा, इकोनॉमी को डेवलपमेंट में भी क्या करेगा, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसीलिए प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है, वो इकोनॉमी में और अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स और याद रखना, यदि आपके पिताजी गेहूं बो रहे थे तो अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए वो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अच्छी तकनीकी का प्रयोग करेंगे, करेंगे ना। तो यहाँ पर तकनीकी शब्द भी जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों, उत्पादन से और इकोनॉमी से। जो शब्द जुड़े हुए हैं ना इकोनॉमी से, जिनका रोल है आगे आपकी एग्जाम में भी और आपकी समझ में भी, वो मैं यहाँ पर छोटे छोटे रूप में आपको बता रहा हूँ।
यदि आप तकनीकी के साथ साथ देखोगे, आपके पिताजी जब ज्यादा प्रोडक्शन लेना चाहेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से काम करने के लिए लेबर्स भी तो लगाएंगे। लेबर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना, श्रम, हिंदी में बोलते हैं श्रम, इंग्लिश में लेबर, ठीक है, तकनीकी श्रम, और इसके साथ साथ अच्छी पूंजी भी यहाँ पर आपको क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, लगानी पड़ेगी, जिससे आपको अधिक मात्रा में क्या मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा। तो यह जो है उत्पादन जो है ये किस किस पर आधारित है दोस्तों, तकनीकी, श्रम और पूंजी, ठीक है। तो ये शब्द भी जो है आपकी इकोनॉमी से संबंधित है और ये उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और उत्पादन को हम पढ़ते हैं हमारी इकोनॉमी के टर्म्स में, हमारी अर्थव्यवस्था को जानने के लिए। क्योंकि दोस्तों यदि आपको मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, यदि आप किसी देश की जीडीपी नापने जाओगे तो वहां पर आपको एक बात समझ में आएगी। वहां पर एक जीडीपी को जब आप देखोगे ना, तो उसकी परिभाषा में आप ये बोलोगे कि किसी क्षेत्र विशेष या किसी देश की आर्थिक गतिविधियों में एक वित्त वर्ष के अंदर जो भी उत्पादित वस्तु एवं सेवा, उत्पादित मतलब हम उत्पादन, प्रोडक्शन का क्या करेंगे, वहां पर जिक्र करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपको आगे क्या करेगी दोस्तों, जोड़ेगी। तो यहाँ बेसिकली आप इस बात को समझना कि उत्पादन होता क्या है, ऐसी स्थान, ऐसे चीजें जहां पर क्या है, वस्तुएं की क्या की जाती है दोस्तों, निर्मित की जाती है। ये बात आप यहाँ पर याद रखना प्रोडक्शन के संदर्भ में, ठीक है। ये केवल एक किसान का एग्जाम्पल नहीं है, आप किसी भी जगह, किसी कंपनी या कोई भी जगह है जो क्या करेगी, किसी चीज का प्रोडक्शन करेगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा उस चीज को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा उस चीज का प्रोडक्शन हो। क्यों प्रोडक्शन क्यों होगा, क्योंकि मांग बढ़ेगी, जैसे जैसे मांग आएगी प्रोडक्शन बढ़ता है। जैसे अपने यहाँ अपन नहीं देखते दोस्तों, अपने मान लो अपने घर पर मेहमान आए, कुछ 8-10 मेहमान आए, तो हमें ज्यादा क्या करना रहेगा, खाना बनाना रहेगा, ज्यादा उन लोगों की व्यवस्था जोड़ने के लिए ज्यादा प्रोडक्टिविटी लानी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा ही दोस्तों आपका यहाँ पर प्रोडक्शन के संदर्भ में भी है कि आप जैसे 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 मांग बढ़ेगी वैसे वैसे हमें उत्पादन में भी क्या करनी रहेगी, वृद्धि करनी रहेगी, ठीक है। तो इसमें वृद्धि को क्या दिया जाता है दोस्तों, महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें किसकी, वृद्धि की, और वृद्धि को इसमें बहुत महत्व दिया जाता है, ठीक है। चलो ये बात समझ में आई आपको उत्पादन की। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर उत्पादन के साथ साथ में हमने एक और टर्म्स देखी थी यहाँ पर, और वो टर्म थी दोस्तों उपभोग। ये है उपभोग, और उपभोग को हमने देखा था। दूसरी टर्म है हमारी उपभोग, इसको थोड़ा सा मैं आपको यहीं पर समझा देता हूं दोस्तों। जब उत्पादन का जब उपयोग किया जाता है, जब कोई सी चीज का हमने उत्पादन किया है ना, जब यदि हम उस उत्पादन का प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम उसका क्या करेंगे दोस्तों, वहां पर उपभोग करेंगे। आपने कोई सी चीज बनाई, आपने किसी चीज का प्रोडक्शन किया, यदि मैं उसका उपयोग कर रहा हूं तो मतलब मैं उसका क्या कर रहा हूं दोस्तों, उपभोग कर रहा हूं। तो ये दोनों बेसिकली एक दूसरे पर क्या है दोस्तों, निर्भर। ये उपभोग उसी चीज का करेगा जिसका ये क्या करेगा, उत्पादन करेगा। जिस चीज का उत्पादन होगा दोस्तों, उस चीज का उपभोग भी होगा। तो यहाँ पर इकोनॉमी की टर्म में अगर देखोगे तो ये मूल्य पे आधारित रहेगा। जो चीज मैंने बनाई है वो फिर मैं एक मूल्य निर्धारित करके क्या करूंगा दोस्तों, बेचूंगा, ठीक है। और ये मूल्य फाइनली जो है हमारी इकोनॉमी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, घटाएगा या उसे प्रभावित करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस टर्म को भी याद रखना, उपभोग, कंजप्शन, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों विनिमय। विनिमय इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको एक्सचेंज। विनिमय मतलब ये है, सामान्य सी बात है, एक्सचेंज, आदान प्रदान करना। यहाँ पर वस्तुओं का, अगर इकोनॉमी के टर्म में देखोगे तो वस्तुओं का क्या करना है दोस्तों, आदान प्रदान करना है। लेकिन किसको ध्यान में रखकर, मूल्य को ध्यान में रखकर, पैसे को ध्यान में रखकर। तो पैसे या मूल्य को ध्यान में रखकर यदि हम किसी वस्तु का आदान प्रदान करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा दोस्तों एक्सचेंज। और इस एक्सचेंज को हम विदेशी, जब व्यापार की नीतियां पढ़ेंगे, विदेशी संबंध जब हम पढ़ेंगे, वहां पर इन पॉलिसीज को भी देखेंगे, तो वहां आपके लिए ये टर्म नई ना रहे, तो एक बार इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। फिर बात करते हैं दोस्तों वितरण। अब दोस्तों वितरण क्यों, अगर आपने प्रोडक्शन किया है, ठीक है, आपने बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन किया है, तो इस प्रोडक्शन को वितरित भी तो करना पड़ेगा। तो सरकार या संस्थान या कुछ ऐसी कंपनियां क्या करेगी, अपने नागरिकों तक सुविधाएं प्रदान करने के लिए इन्हीं वस्तुओं को क्या करेगी, वितरित करेगी। तो यहाँ पर ये टर्म जो है आप याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर वितरण प्रणाली से संबंधित है, ठीक है। लोक राजस्व, यहाँ पर दोस्तों क्या है, लोक राजस्व मतलब यहाँ पर पब्लिक से संबंधित जो गतिविधियां इसमें संचालित होगी, आय व्यय, ये सारे जो लेखा जोखे हैं जो किसमें आएंगे दोस्तों, यहाँ पर लोक राजस्व से संबंधित आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थी अर्थशास्त्र की जो आपको याद रखनी चाहिए,
क्योंकि दोस्तों जब आगे हम धीरे 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 और आगे बढ़ेंगे तो जब आपके सामने प्रोडक्शन आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए प्रोडक्शन है क्या। फिर आपके सामने उपभोग आएगा तो आप समझना चाहिए कि यार प्रोडक्शन की चीजें जो होती है उसको यदि हम उपयोग करते हैं तो उपभोग कहलाता है। ये बात आपको समझ में। फिर विनिमय, जब हम मूल्य लेकर किसी वस्तु को लेते हैं या देते हैं तो वह विनिमय आ जाता है। फिर वितरण दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। फिर इसी तरह लोक राजस्व। तो ये सामने जब आपके बिंदु आएंगे तो आपको किसी भी चीज को लेकर ऐसा डर नहीं लगेगा कि यार ये चीज तो मैंने पढ़ी नहीं। हुआ क्या है दोस्तों, 2019 से 23 तक का जो सिलेबस था उसमें इकोनॉमी मेंशन थी नहीं, तो हमने बेहतर तरीके से उसको अच्छे से पढ़ा भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो है ये वाले जो सेगमेंट है थोड़े क्या हो गए, वीक हो गए। निश्चिंत रहिएगा, यहाँ पर आपके सारे बिंदु अच्छे से मैं क्या करवाऊंगा दोस्तों, कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इन चीजों को समझेंगे और आगे हमारे टॉपिक से हम ऐड करेंगे, ठीक है। चलो, कई बार आपने देखा होगा दोस्तों प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। आपने अर्थशास्त्र से संबंधित एक अच्छी अवधारणा पढ़ी होगी, अर्थशास्त्र की शाखाएं। ये बिंदु इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। देखो, यहाँ से प्रश्न बनेगा और प्रश्न क्या बनेगा, एक बेसिक समझ पर बनेगा जो आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र की शाखाओं से संबंधित प्रश्न बनता है। अब अर्थशास्त्र की शाखाएं कितनी होती है, पहली बात तो आपको ये याद रखनी दोस्तों कि अर्थशास्त्र की शाखाएं क्या है। एक है दोस्तों व्यष्टि, व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको बोलते हैं दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र। और एक है दोस्तों यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र। ये याद रखना, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूंगा तो यहाँ पर व्यष्टि और समष्टि को क्या बोला जाता है, देखना। व्यष्टि मतलब दोस्तों माइक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और यदि समष्टि की मैं बात करूंगा दोस्तों तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जानकारी तो आपको है और नहीं भी है तो अभी मैं आपको समझा देता हूं। अब एग्जाम में पूछेगा क्या वो समझना। यहां पर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र की। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं दोस्तों, छोटी इकाइयों को शामिल करते हैं। जो छोटी आर्थिक गतिविधियां रहती है उसको हम शामिल करते हैं किसके अंतर्गत, हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, माइक्रो के अंतर्गत। इसमें दोस्तों क्या है, आपके व्यक्तिगत आय व्यय, आपके व्यक्तिगत खर्चे, ये सारे बिंदु जो है हमारे किस में आ जाते हैं, जो व्यक्तिगत रूप से या जो हमारी छोटी इकाइयां रहती है वो हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल होती है। लेकिन आपसे प्रश्न बनेगा यहाँ से दोस्तों कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो प्रणेता है वो कौन है। प्रणेता मतलब इसको लाने वाला व्यक्ति या जो ये कॉन्सेप्ट देने वाला व्यक्ति वो कौन है, 4 सितारे लगा लो, ये प्रश्न बन सकता है दोस्तों। यहाँ पर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ नाम याद रख लीजिएगा। पहला फैक्ट आपको ये याद रखना है कि ये प्रश्न ऐसे बन सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा देने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो है दोस्तों यहाँ पर एडम स्मिथ। और व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है दोस्तों, इसमें हम किस चीज को शामिल करते हैं, छोटी छोटी इकाइयों को शामिल करते हैं, ठीक है। इसके साथ अगर यहाँ पर मैं समष्टि अर्थशास्त्र की बात करूंगा दोस्तों, तो समष्टि अर्थशास्त्र जो है यह बड़ी इकाइयों को शामिल करता है। इसमें बड़ी इकाइयों को ध्यान में रखकर या उनकी आर्थिक गतिविधियों को क्या किया जाता है, उनको देखा जाता है, समझा जाता है। जैसे गरीबी एक बहुत बड़ा बिंदु है, आप जानते हो, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा बिंदु है, उसी के साथ राष्ट्रीय आय की गणना, इन सब में मदद करेगा कौन सा दोस्तों, आपका समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये दोनों बिंदु है, आपको दोनों बिंदु अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर इसकी कहानी होती है खत्म। अगर प्रश्न बनेगा तो इस आधार पर, और यदि मेंस में भी आपसे प्रश्न बने तो व्यष्टि समष्टि 3 नंबर 2 नंबर में प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। आपको ये बात भी यहाँ पर याद रखना, प्रणेता इसका कौन है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, एडम स्मिथ। ये बात आप अच्छे से यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। देखो दोस्तों, कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा कुछ अर्थशास्त्र व उनके लेखक से प्रश्न बनता है, फिक्स है। कई बार आपसे प्रश्न बनेगा कि यह जो है पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई है, ठीक है, किसके द्वारा इसकी रचना की गई है। ये बिंदु आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है। चलो, कुछ नाम है और उन अर्थशास्त्रियों ने जो जो पुस्तक लिखी है उनको मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, एक बार अच्छे से समझना। सबसे पहले बात करते दोस्तों लियोनेल रॉबिन्स की। लियोनेल रॉबिन्स ने लिखा है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहार व उसकी आवश्यकता तथा इच्छाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका दोस्तों, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहार, मानव के जो व्यवहार है उसको क्या किया जाएगा और उसकी आवश्यकताओं को क्या किया जाएगा, उनका अध्ययन किया जाएगा। मानव किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, ठीक है, इन सारी गतिविधियों के बारे में बताया गया। आपके लिए इंपॉर्टेंट है पुस्तक।
नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक, आपको लियोनेल रॉबिन्स के नाम पे याद रखनी है, इसको लिख लीजिएगा, आप मेंशन कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। ये बात बताइए कि अर्थशास्त्र जो है वो क्या करता है, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। और यहाँ पर इनकी पुस्तक है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी पुस्तक है, अल्फ्रेड मार्शल। नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर दिया है। आगे इस नाम को तो आप जानते हैं दोस्तों, एडम स्मिथ, और इन्होंने लिखा है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, और इनकी पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। आपने कितनी बार पढ़ी है, कितनी एग्जाम में ये पुस्तक आई है, इनका नाम पूछा गया है। जे एम किन्स की मैं बात करूं तो इनकी पुस्तक है द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट। इंपॉर्टेंट है यह पुस्तक भी जे एम किन्स की, जो आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार दोस्तों यदि आपसे किसी अर्थशास्त्री की पुस्तक के बारे में पूछे तो आपसे ये प्रश्न भी बनना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे मुख्य बिंदु पर दोस्तों, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है, इससे पहले हमने अर्थव्यवस्था जाना, और अर्थव्यवस्था भी उसी से मिलता जुलता है दोस्तों। यह किसी देश की, जो भी देश है उसकी आर्थिक गतिविधियों का स्तर दर्शाता है। कौन, अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत हम वही उत्पादन, उपभोग, विनिमय, इन्हीं गतिविधियों का क्या करते हैं दोस्तों, अध्ययन करते हैं। तो अर्थव्यवस्था किसी देश के स्तर को दर्शाने वाली एक क्या है, व्यवस्था है। और यह जो है आपको मैं अब अच्छे से यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था के बहुत सारे प्रकार है, क्षेत्र है, इसके कई आधार है जिसको हम यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की। यहाँ पर अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है, क्षेत्र को हम क्षेत्रक भी बोलते हैं, सेक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र से तात्पर्य यह है दोस्तों जहां पर पैसों की गतिविधियां होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र क्या है दोस्तों, तो प्राथमिक क्षेत्र समझिएगा दोस्तों, ऐसा क्षेत्र जिसमें सारी चीजें जो है प्रकृति पर निर्भर हो। मतलब प्राथमिक क्षेत्र जो है, प्राइमरी सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर रहेगा। मतलब प्रकृति के अभाव में इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर आप देखो कृषि, कृषि दोस्तों किसके अंतर्गत आती है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आप देखोगे पशुपालन जो है ना, जिसमें चाहे मुर्गी पालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ, ये सब किस पर डिपेंड करते हैं दोस्तों, प्रकृति पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसी गतिविधियां जो पूर्णतः किस पर निर्भर हो दोस्तों, प्रकृति पर निर्भर हो, वो आता है हमारा किसके अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। थोड़ा सा यहाँ एक टर्म याद रखना दोस्तों, खनन। खनन कई बार यह मुद्दा रहता है कि खनन प्राथमिक क्षेत्र का है या द्वितीय क्षेत्र का। माइनिंग, ठीक है, माइनिंग है माइनिंग प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है या द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो थोड़ी सी इसके पीछे की कहानी है दोस्तों। 2014 से पहले जो दोस्तों खनन हुआ करता था, यह किसके अंतर्गत आता था, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता था। लेकिन 2014 के बाद से यह माइनिंग वाला जो क्षेत्र है, ये जो गतिविधियां होती है, यह अब किसके अंतर्गत आने लगी है, यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आने लगी है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको यहाँ से याद रखना है। तो प्राथमिक क्षेत्र हमारा वह क्षेत्र होता है जो दोस्तों कृषि पर आधारित होता है, जो दोस्तों किस पर आधारित होता है, पूर्णतः जो है प्रकृति पर आधारित होती है। बारिश होगा तो कृषि में हम कुछ उगा पाएंगे, ठीक है, हमारी फसल हो पाएगी। पशुपालन, जैसे मछली पाल रहे हैं तो मछली पालन के लिए भी हमें किसका करना पड़ेगा दोस्तों, जल की आवश्यकता रहेगी। ऑटोमेटिक उसमें मछली जो क्या है जन्म लेगी। तो इस आधार पर ये पूरा सेगमेंट किस पर निर्भर रहता है, प्रकृति पर निर्भर रहता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे द्वितीय क्षेत्र की। द्वितीय क्षेत्र दोस्तों, इसके लिए आप केवल एक टर्म याद रखो यहाँ पर, कारखाने। जितने भी कारखाने हैं, जितने भी आपकी इंडस्ट्रीज जो है आप देखते हो, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं होती है दोस्तों जो निर्मित होती है, वो यहीं पर होती है। कहाँ पर, कारखाने में। यहाँ पर दो चीज याद रखना, एक होता है दोस्तों निर्माण और एक होता है दोस्तों विनिर्माण। यह कहानी समझ ली आपने तो समझ लो आपकी सारी प्रॉब्लम जो है यहाँ पर इस टॉपिक को लेकर खत्म हो जाएगी, निर्माण और विनिर्माण। कई बार मेंस में भी पूछा जाता है, यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि निर्माण क्या है और विनिर्माण क्या है।
छोटी सी एक बात है आपको जो अच्छे से यहाँ पर समझनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, पहले बात तो आपने बता दिया कि प्राथमिक क्षेत्र जो है पूर्णतः किस पर निर्भर रहता है, प्रकृति पर निर्भर रहता है। जो प्राथमिक क्षेत्र से वस्तुएं प्राप्त होगी उन वस्तुओं को उठाकर कहाँ लाया जाता है दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में भी कहाँ पर, कारखाने में, और फिर कारखाने में उनको एक नया रूप दिया जाता है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुएं हैं उनको नया रूप देने का काम कौन सा क्षेत्र करता है दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र करता है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र से हमें चीजें प्राप्त होगी उनको हम नया रूप देने के लिए कहां पर लाएंगे, द्वितीय क्षेत्र में लाएंगे। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र में कहां पर, कारखानों में, और कारखानों के माध्यम से फिर हम उनको नया नया क्या दे देते हैं, रूप दे देते हैं। लेकिन इतनी कहानी तो आपको पता है, यहाँ पर थोड़ा सा सेगमेंट समझना दोस्तों निर्माण का, और थोड़ा सा समझना यहाँ पर विनिर्माण का। इनकी कहानी में ले जाता हूं अगले पृष्ठ पर, जहां पर हम अच्छे से समझते हैं। देखो दोस्तों, पहले बात करते हैं निर्माण की। ठीक है, अब आप हमेशा निर्माण और विनिर्माण में यदि आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले आप इनका इंग्लिश में नाम लिख लीजिएगा। जैसे ही आप इंग्लिश में इनका नाम लिखोगे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। देखो यहाँ पर अगर मैं निर्माण की बात करूं, निर्माण मतलब होता है दोस्तों कंस्ट्रक्शन। क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। और विनिर्माण मतलब होता है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग। क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग। अब कहानी समझना, इनके मीनिंग आपको सीधे समझ में आ जाएंगे, कंस्ट्रक्शन और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों दोनों किसका हिस्सा है, द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो भी प्रकृति से हमें चीजें मिलती है उनको हम क्या करते हैं, निर्मित करते हैं। जो भी प्राथमिक क्षेत्र से हमें चीजें मिली उनका हमने क्या किया, यहाँ पर निर्माण किया। तो उन चीजों का प्रयोग करके जब हम निर्माण करते हैं दोस्तों तो उनको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, निर्माण। ठीक है, लेकिन यदि कोई वस्तु टूट गई है या उससे पुनः निर्मित किया जाएगा, नया रूप दिया जाएगा, तो वहां पर वो गतिविधियां हमारी आती है किसके अंतर्गत, विनिर्माण के अंतर्गत। लेकिन अगर इसको थोड़ा और अंदर जाकर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो दोस्तों, यदि मान लो मैं निर्माण की बात करूं तो यहाँ पर निर्माण में अचल संपत्तियां जो रहती है ना, अचल संपत्तियां, उनका निर्माण किया जाता है, जो अचल संपत्तियां हैं। और विनिर्माण में दोस्तों चल संपत्तियां आती हैं। जैसे बात समझना, यहाँ पर मैं किसी भवन का निर्माण करूंगा, क्या कर रहा हूं मैं, किसी भवन का या घर का निर्माण कर रहा हूं, तो क्या वो अचल संपत्ति है, कहीं वो जा सकती है, आ सकती है, नहीं जा सकती है, मतलब अचल है वो। तो भवन निर्माण जो है किसके अंतर्गत आते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह दोस्तों मैं यहाँ पर किसी पुल का निर्माण कर रहा हूँ या फिर मैं किसी ब्रिज का निर्माण कर रहा हूँ, तो ये चीजें क्या है दोस्तों, ये अचल है और ये किसके अंतर्गत आते हैं, निर्माण के अंतर्गत आते हैं। अगर और थोड़ा सा इसको समझोगे तो जैसे आप कभी ऐसा बोलते हो कि वहां पर ब्रिज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आप यही बोलते हो ना कि वहां पर किसी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है यार, वहां पर किसी सड़क का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जैसे सड़क हुआ तो सड़क का भी हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं कि नहीं। क्या हम ऐसा बोलते हैं वहां किसी सड़क की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, नहीं हो रही है। जैसे ऐसी चीजें दोस्तों जो क्या है, एक ही जगह पर स्थित है, उन्हें हम किसके अंतर्गत शामिल करते हैं दोस्तों, यहाँ पर निर्माण के। तो जो प्राथमिक क्षेत्र से हमें जो भी वस्तुएं मिल रही है उनका प्रयोग हम किसी अचल संपत्ति के रूप में निर्मित करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है दोस्तों यहाँ पर निर्माण। ठीक है, वो हमारा कहलाएगा दोस्तों निर्माण। और यहाँ पर जैसे पुल का निर्माण करना, पुल का मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, नाले का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, सड़क का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। तो ये चीजें आती है किसके अंतर्गत, ये आती है निर्माण के अंतर्गत। मतलब हम पहली बार प्राकृतिक रूप से किसी चीज से जो प्राथमिक क्षेत्र से हमें मिला है उसका प्रयोग करके हम किसी वस्तु का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यही मैं अगर बात करूं विनिर्माण की, तो विनिर्माण में ऐसा नहीं है। क्यों, देखो दोस्तों, आपने देखा होगा ये मेरे पास पेन है, तो इस पेन पर लिखा हुआ रहेगा मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस दिस दिस। ठीक है, आपने फोन आप यूज करते हो, फोन पर आप देखना कभी भी वहां पर मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ आएगा, मैन्युफैक्चरिंग बाय चाइना, यूएसए, इंडिया, ऐसा नाम दिया जाएगा। लेकिन वहां पर कभी भी ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि कंस्ट्रक्शन बाय चाइना, कंस्ट्रक्टेड बाय यूएसए, ऐसा कभी नहीं आएगा। वहां पर लिखा आएगा मैन्युफैक्चर। मतलब दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तुएं प्राप्त तो हुई थी, लेकिन उसमें और अच्छे से हमने उस पर काम किया, उसमें हमने वैल्यू ऐड करी,
और फिर जो है हमने उसको रिप्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, विनिर्माण के अंतर्गत। मतलब वस्तुएं निर्मित इसमें भी होती है, लेकिन वस्तुओं को एक अलग रूप से क्या दिया जाएगा, फिर से उसमें उसको अलग रूप दिया जाएगा, साथ ही साथ उसमें वैल्यू भी ऐड की जाएगी। तो वो हमारा आएगा किसके अंतर्गत, विनिर्माण के अंतर्गत। देखो दोस्तों, अब यहाँ पर ये था अचल और ये है चल। देखो, ये चल से तात्पर्य ये नहीं है, आप बात सिर्फ इतनी सी समझना, यदि मान लो मैंने यहाँ खड़े खड़े अपना, मेरा यहाँ मान लो ऑफिस है, सेटअप किया मैंने एक बड़ा, और यहाँ पर मैं फोन बना रहा हूँ, ठीक है, या पेन बना रहा हूँ। तो पेन बन रहा है मेरे यहाँ पर बहुत अच्छे से, सारे काम काज चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या मैं इस पेन को यहीं पर बेचूंगा? क्या आप मेरा पेन यही देखने आओगे? यह पेन में देश विदेश दुनिया जहां जहां मैं पहुंचा सकता हूं, वहां वहां इसको पहुंचा पाऊंगा। तो जहां पर दोस्तों हम पूरे सारी जगह पर यदि किसी वस्तु को पहुंचा सकते हैं, भेज सकते हैं, बेच सकते हैं, तो वो आता है मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत, ठीक है। जैसे आप फोन मान लो चाइना में बन रहा है, तो अपने यहाँ भी आ पा रहा है, ठीक है। आप पेन बन रहा है तो ये कहीं और भी जा रहा है, सब जगह हम जो है इसको क्या है, बेच सकते हैं, इसका मूल्य निर्धारित करके सारी जगह हम इसको बेच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी संपत्तियां जो है हमारी किसके अंतर्गत आती है, मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आती है, विनिर्माण के अंतर्गत आती है। डायरेक्टली हम क्या करते हैं, यदि नेचर से कोई चीज प्राप्त करी और केवल उसको निर्मित कर दिया, तो वो हमें क्या मिल जाएगा, निर्माण। लेकिन हमने उसमें और क्रिएटिविटी करी, उसमें और चेंजेस किए, उसमें वैल्यू एड करी, और उसके बाद हमने उसको मार्केट में रखा, तो वो हमारी हो जाएगी मैन्युफैक्चरिंग। समझ में आया? तो यहाँ पर इन दोनों चीजों में आपको ये डिफरेंस यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। अब ये क्या करता है दोस्तों, जो निर्माण रहता है, कंस्ट्रक्शन, ये लोकल जो क्षेत्र रहता है वहीं तक सीमित है। यदि पुल मान लो इंदौर के भंवर कुआं में पुल बनी है या ब्रिज बन रहा है, तो आपको वहां पे उसको देखने जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो सब जगह आपको अवेलेबल हो जाएगा, आपको उसको देखने वहीं जाना पड़ेगा जिस लोकल एरिया में वो है। लेकिन यदि यहाँ पर मैं बात करूंगा, ये पेन आपको सब जगह मिल सकता है, ये फोन आपको सब जगह मिल सकता है, ये लाइट फैन सारी चीजें जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये आपको दुनिया जहां में जहां भी आप जाओगे वहां आप इसको देख सकते हो, वहां आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में ये याद रखना कि जो विनिर्माण है ना दोस्तों, ये डिसेंट्रलाइजेशन पर काम करता है। डिसेंट्रलाइजेशन बोले तो विकेंद्रीकरण। ये किस पर काम करता है दोस्तों, विकेंद्रीकरण पर। तो जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ये विकेंद्रीकरण पर आधारित है, मतलब हर जगह जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, हर जगह ये अवेलेबल है, ठीक है। ये बात याद रखना। तो द्वितीय क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण दो नाम है दोस्तों, निर्माण और विनिर्माण। ये निर्माण और विनिर्माण तो आपको एक बेसिक समझ के लिए बताया है। आपको केवल यहाँ पर याद क्या रखना है दोस्तों, आपके लिए याद करने वाली बात सिर्फ इतनी सी थी कि प्राथमिक क्षेत्र जो है यह पूर्णतः किस पर, प्रकृति पर आधारित होता है, और प्रकृति के अभाव में इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। इसमें कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, जितनी भी सारी चीजें जो प्रकृति पर निर्भर होती है वो इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। 2014 से पहले पहले जो है माइनिंग और जो खनन का काम हुआ करता था वो भी प्राथमिक क्षेत्र में आता था, लेकिन अब वो जो है दोस्तों किसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर दिया है। और द्वितीय क्षेत्र क्या करता है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसको नया रूप देता है। द्वितीय क्षेत्र क्या करेगा, जो प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु है उनको अपने यहाँ लाएगा और फिर उनका रूप क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। जैसे गेहूं लाया था तो ब्रेड बना देगा, ठीक है। यदि वो कुछ और भी लाया है तो वहां पर उसको क्या कर देगा, अलग रूप से निर्मित करके नया रूप कर देगा। लेकिन ये निर्माण तो करेगा, ये क्या करेगा, नई चीजों का निर्माण तो करेगा, लेकिन दो आधार पर, एक निर्माण पे और एक विनिर्माण, दोनों के बारे में बता दिया मैंने। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन अगर देख रहे हो आप, ब्रिज, सड़क, पुल, तो ये सब निर्माण के अंतर्गत आएगा, अचल संपत्ति के अंतर्गत। और निर्माण विनिर्माण मतलब दोस्तों आप डिसेंट्रलाइजेशन के उदाहरण से सारी चीजें जो बनती जाएगी और हर जगह उसका मार्केट अपना बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों तृतीय क्षेत्र की। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र, ठीक है। अब तृतीय क्षेत्र को अगर आप जानोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप पहली समझ तो ये देखना कि जो तृतीय क्षेत्र रहता है ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, इन दोनों को आपस में मिलाने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो समझना दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है। मान लो मैं कृषि की बात करूं, कोई एक किसान है गांव का, उस किसान ने अपने यहाँ पर गांव में आम बो दिए, ठीक है। क्या बो दिए उसने, आम बो दिए या गेहूं बो लिए, ठीक है। अब उसको दोस्तों यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र तक लाने का काम जो रहेगा, उसका जो कच्चा माल है ये कहाँ तक पहुंचेगा दोस्तों, कारखाने में पहुंचेगा, तभी जाके तो नई चीजों का निर्माण होगा,
ठीक है। जैसे मान लो आपको माजा पीनी है, तो क्या माजा आपको गांव का वो किसान बना के दे देगा? क्या आपको गेहूं से बना के वो ब्रेड बना के दे देगा? आपको नहीं देगा। उसने प्राथमिक क्षेत्र में जो अपना काम था, गेहूं बोना था, आम उगाने थे, वो उसने उगा लिए। लेकिन यहाँ से इस क्षेत्र को लाया जाएगा कहां पर? द्वितीय क्षेत्र में, जहां द्वितीय क्षेत्र में इनको फिर नए रूप में क्या किया जाएगा? निर्मित किया जाएगा। जैसे उस गेहूं से बना देंगे यहाँ पर ब्रेड, उस आम से बना देंगे यहाँ पर माजा। तो यहाँ पर कारखाने में क्या बन गया? एक नया रूप दे दिया इसके, इन प्राथमिक क्षेत्र के जो भी उत्पाद था उसका एक नया रूप हमें कहां पर मिल गया? द्वितीय क्षेत्र में। लेकिन क्या वो प्राथमिक क्षेत्र की सारी चीजें उठाकर वह किसान लाया होगा द्वितीय क्षेत्र तक? नहीं दोस्तों, यहाँ पर तृतीय क्षेत्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मान लो गेहूं की ही और आम की मैं बात करूं, तो ट्रक या किसी और संसाधन के माध्यम से वो कहां तक आया होगा? द्वितीय क्षेत्र तक आया होगा। मतलब ट्रक मतलब यहाँ पर गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे आयाम की बात कर रहा हूँ। जैसे जो भी परिवहन के साधन है, वो परिवहन के साधन क्या करेंगे दोस्तों? मदद करेंगे इस क्षेत्र से इस क्षेत्र तक जो वस्तुएं लाने में। तो यहाँ पर परिवहन जो है दोस्तों, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में देख रहा हूँ, परिवहन का काम जो है, संचार और परिवहन का काम कौन करता है? अपना तृतीय क्षेत्र करता है। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र की एक बेसिक परिभाषा तो ये होगी। अब थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों टर्सरी क्षेत्र होता क्या है। टर्सरी क्षेत्र मतलब दोस्तों पैसा, जहां पर पैसे की बात हो रही है, जहां पर पैसा दिया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, सारी बातें जो है पैसे की जितनी भी गतिविधियां होगी वो कहां पर होगी दोस्तों? तृतीय क्षेत्र में होगी। क्यों? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में आपने वस्तुएं उगा ली, आपने उनको उत्पादित कर ली, द्वितीय क्षेत्र में आपने उसको बना ली, लेकिन तृतीय क्षेत्र में ही तो आप उनको बेचोगे। मतलब दोस्तों जो दुकान वाले सारे काम जो है, दुकान जितनी भी है, आप दुनिया भर की दुकानें देख रहे हो, चाहे कोई सी भी हो, वो सारी किसके अंतर्गत आती है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब वो दुकान की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा दुकान पर आप देखना समझना दोस्तों, दुकान पर मिलता क्या है? दुकान पर मिलेगी वस्तुएं या फिर सेवाएं। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म आपको याद रखनी है जो है मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो थोड़ी सी कहानी समझना दोस्तों तृतीय क्षेत्र की। ये है तृतीय क्षेत्र। अगर मैं इंग्लिश में इसको बोलूंगा दोस्तों, तो यह है टर्सरी सेक्टर। अब इस टर्सरी सेक्टर को समझने से पहले आपको एक बात समझना होगा कि तृतीय क्षेत्र मतलब पैसा। पूरी बात किसकी करेगा ये दोस्तों? मनी। ठीक है, अब तृतीय क्षेत्र में मैंने दो टर्म आपको बताए हैं, एक बताए हैं गुड्स और एक बताए हैं सर्विसेज। दुनिया की अगर इकोनॉमी के टर्म से अगर आप देखोगे तो दुनिया में इन दो चीजों के अलावा कुछ भी नहीं, वस्तुएं एवं सेवाएं। इकोनॉमी का ऐसा मानना है कि दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब क्या है? या तो गुड्स है या फिर सर्विसेज है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा समझना बात को कि गुड्स एंड सर्विसेज पर ही तो टैक्स लगाया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं जीएसटी। मतलब कोई भी इससे छूटेगा नहीं, और जीएसटी की अवधारणा जो है वो भी आपको यहाँ पर मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज मतलब इकोनॉमी के हिसाब से कुछ भी अब बचा नहीं है, मतलब हर किसी पर वो क्या लगा देगी? टैक्स लगा देगी। इसीलिए तो जुलाई 17 में आपने देखा होगा कि जीएसटी आया और जीएसटी सारी वस्तुओं पर लगा दिया गया। ठीक है, थोड़ी सी कहानी समझते हैं गुड्स की और सर्विसेज की। आपको ये बात मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझाऊंगा। ये है दोस्तों वस्तु और ये है यहाँ पर सेवा। ठीक है, अब यदि आपने बात किसकी कर रहा? तृतीय क्षेत्र मतलब पैसे। यदि आप किसी दुकान पर गए, आपने वहां पर पैसे दिए, ठीक है, बदले में उसने आपको क्या दे दी दोस्तों? वस्तु दे दी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? गुड्स हो गया। ये चीज तो समझ में आती है कि हमने यदि हमको सामान खरीदने गए, हमने पैसे दिए, उसने बदले में हमें वहां पर जो भी वस्तु देनी थी, जो हम मांग रहे थे वो हमें उसने दे दी, तो यहाँ पर हमें वस्तु मिल गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गुड्स। और सर्विसेज, सर्विसेज दोस्तों सेवा देने का काम करता है। मतलब ये है कि आपने पैसे तो दिए पर बदले में आपको किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं दी गई। जैसे आप मुझसे क्लास ले रहे हो, आपने क्लास के लिए फीस भरी, आपने जो पेमेंट करना था वो कर दिया, बदले में मैं आपको यहाँ पर क्या दे रहा हूँ दोस्तों? सेवा दे रहा हूँ। आपको कुछ अलग विशेष कुछ लाकर दे रहा हूँ क्या? कुछ नहीं, बस जो भी दे रहा हूँ वो आपके माइंड में अच्छे से चीजें पहुंचे, ऐसी सर्विस आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब हमें पैसे के बदले में कुछ सामान ना मिलकर केवल फैसिलिटीज मिले, तो वह आती है हमारी सेवा के अंतर्गत। जैसे हॉस्पिटल्स में आप जाते हो,
तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी किसके अंतर्गत आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। आप हॉस्पिटल में जाते हो, बिल जमा करते हो, सारी चीजें करते हो, तो हॉस्पिटल बदले में आपको क्या देता है, सेवा देता है। इसी प्रकार दोस्तों आप आपकी मान लो सर्विस गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद आप क्या करोगे दोस्तों, सर्विस ही तो दोगे। आप क्या बदले में सरकार आपको जरूर पैसा देगी, लेकिन आप जनता को क्या दोगे, सेवा दोगे। तो जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हुआ, हमारा जितना भी प्रशासनिक बात हुई, वो भी हमारा किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर हॉस्पिटल में हमारी एम्बुलेंस हो गई, हमारा प्रशासन वाला क्षेत्र हो गया, सारी सर्विसेज की जो बातें हैं, हमारा संचार से संबंधित बातें, सब किसमें आती है दोस्तों, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ये कुछ सामान्य सी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी यहाँ से सीधे सीधे बनता है। तो सरकार क्या करेगी दोस्तों, इस प्रकार जो गुड्स एंड सर्विसेज है, इसी पर तो क्या लगा देगी, टैक्स लगा देगी, ताकि किसी भी वस्तु को टैक्स से छुपाया ना जा सके। और इसी बात को ध्यान में रखकर ये डेट याद रख लेना, 1 जुलाई 2017 को जो है क्या है, हमारा जीएसटी लागू कर दिया गया। अब जीएसटी भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, 5 टाइप से जो है ये लगता है। क्या क्या परसेंटेज है वो आपको पता ही होगा, 0%, ठीक है, फिर आपको पता है 5%, फिर आपको पता है दोस्तों यहाँ पर 12%, फिर आपको पता है दोस्तों यहाँ पर 18%, फिर आपको पता है यहाँ पर दोस्तों 28%। तो यह कुछ परसेंटेज है जो आपको पता होने चाहिए, जो बेसिक बात है याद रखना। और 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी किससे संबंधित है, जीएसटी से संबंधित है। ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कहानी है थोड़ा दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की। अगर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर और एक बात बताऊं, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करूं दोस्तों, तो प्राथमिक क्षेत्र को शुरू करने के लिए हमें एक बहुत ज्यादा एरिया बड़ा चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर भूमि की बात करूंगा, प्राथमिक क्षेत्र की, प्राथमिक क्षेत्र में मैं अगर भूमि की बात करूंगा, तो मुझे अच्छी खासी यहाँ पर क्या चाहिए दोस्तों, भूमि चाहिए। खेती के लिए मुझे अच्छा खासा एरिया चाहिए, है ना। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, है ना, इन सारे क्षेत्रों के लिए मुझे क्या चाहिए, भूमि अच्छी ज्यादा चाहिए। फिर दोस्तों भूमि के साथ साथ मुझे लेबर की भी तो आवश्यकता पड़ेगी, श्रम की भी तो आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर श्रम भी मुझे अच्छा खासा चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूं इसके आवक की, इसकी पूंजी की जो हमें प्राप्त होती है, या मान लो इसका जीडीपी में योगदान अगर मैं देखूंगा दोस्तों, तो वो बहुत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें जो आवक है वो बहुत कम है, लेकिन इसमें ज्यादा खर्चा, मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें इसमें लगानी पड़ती है। देखो, अगर मैं प्राथमिक क्षेत्र की बात करूं दोस्तों, तो आज भी देश में 53% लोग जो है इस क्षेत्र में संलग्न है। कितने, 53%। और देश की जीडीपी में इसका योगदान मात्र 17% है दोस्तों। देश की जीडीपी में मात्र 17% जो है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। कुछ पॉइंट में है, ये याद रख लीजिएगा। इसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र का अगर मैं जीडीपी में योगदान देखना चाहूंगा ना दोस्तों, तो यहाँ पर 29%, इसका सेकेंड नंबर पे है। तृतीय क्षेत्र में दोस्तों कितना बच रहा है, यहाँ पर 54% जो है जीडीपी में योगदान है किसका, तृतीय क्षेत्र का। तो इस हिसाब से आप याद रखना, ये तीनों बातें भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक क्षेत्र हमने देखा, द्वितीय क्षेत्र हमने देखा, तृतीय क्षेत्र हमने देखा। अब बात करते दोस्तों अन्य क्षेत्र की। यहां से प्रश्न सीधा सीधा बनेगा जो आपको यहाँ पर याद रखना है। बात करते दोस्तों अन्य क्षेत्र की, तो अन्य क्षेत्र में आता है हमारा चतुर्थक क्षेत्र। इसे चतुर्थक क्षेत्र को हम दोस्तों बौद्धिक क्षेत्र भी बोलते हैं, ज्ञान क्षेत्र भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, अब सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि चौथे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, या निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्र की उपाधि या ज्ञान क्षेत्र जो है कहा जाता है। देखो, किस क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्र कहा जाता है, तो यहाँ पर चतुर्थक क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्र कहा जाता है। अब एक बात और समझना, यहाँ पर दोस्तों बौद्धिक गतिविधियां क्या होती है, शामिल होती है। यहाँ पर किसको शामिल किया जाता है, बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। ये बात आप यहाँ पर अच्छे से इसको क्या कर लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा। फिर बात करते दोस्तों पंचम क्षेत्र की, तो पंचम क्षेत्र जो है, इसमें दोस्तों उच्च निर्णय लेने वाले जो संस्थानों के हेड होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, या वो संस्थान शामिल होते हैं, लोक सेवक शामिल होते हैं जो नौकरशाही से संबंधित है। तो उच्च निर्णय लेने वाले कौन कौन से हैं, जैसे दोस्तों अगर पहले इनके एग्जाम्पल्स देख लो, चतुर्थक क्षेत्र के एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या क्या है, तो जैसे शोध है, शोध इसके अंतर्गत आते हैं। अनुसंधान करता जो है, अनुसंधान करता, ये इसमें आते हैं ना, पुस्तकालय वगैरह सारे इसमें आते हैं।
और यदि पंचम क्षेत्र की बात करो दोस्तों, तो यहाँ पर उच्च निर्णय लेने वाले संस्थान आते हैं, प्लस जो नौकरशाही से संबंधित व्यक्ति है वो सारे इसमें आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी याद रखना, जैसे वैज्ञानिक हुए, है ना, ये जो लोग हैं इंपोर्टेंट लोग जो है वो इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु है जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। आपको ज्ञान क्षेत्र याद जरूर रखना है कि ज्ञान क्षेत्र किसे कहा जाता है, चतुर्थक क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर अर्थव्यवस्था के हमने क्या देख लिए, यहाँ पर क्षेत्र देख लिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था के देखते हैं प्रकार। ठीक है, इंपोर्टेंट है, सारी कहानी इसके इर्द गिर्द ही है, अर्थव्यवस्था के प्रकार। हर बात जो आपको यहाँ पर समझनी है वो मैं आपको अच्छे से यहाँ पर समझाऊंगा। देखो, राज्य के नियंत्रण के आधार पर, राज्य के नियंत्रण के आधार पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 टाइप से बांटा गया है, उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों, उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां की आर्थिक गतिविधियों में सरकार जो है उसका नियंत्रण क्या होता है, कम होता है, बहुत कम होता है दोस्तों। और जो पूंजीपति वर्ग है वह अपने अनुसार जो है अपने कार्यों को संचालित कर सकते हैं। सरकार का नियंत्रण रहता है लेकिन इतना अधिक मात्रा में नियंत्रण नहीं रहता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती है। ठीक है, यहाँ पर ये बात याद रख लीजिएगा। और उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करूंगा दोस्तों तो यूएसए हुआ, है ना, ब्रिटेन हुआ, जितने भी हमारे जो विकसित देश है ये उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानने वाले देश। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, याद रखना, जो सरकार की पॉलिसीज रहती है, जो सरकार का नियंत्रण रहता है ना लोगों पर, पॉलिसियों पर, वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार यह लोग जो है अपना जो है उद्यम जो है, अपने जो धंधे हैं उसको शुरू करने में इतनी ज्यादा इनको कठिनाइयां आती नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर पूंजीपति वर्ग को ज्यादा महत्व दिया जाता है। यदि मैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करूं तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जिस पर समाज पर क्या हो दोस्तों, सरकार का नियंत्रण। इसमें सरकार क्या करेगी, जन कल्याण के उद्देश्य से कार्य तो करेगी लेकिन सारा दायित्व तो कौन निभाएगी, सरकार। सरकार ही चाहेगी तो जन कल्याण करेगी, सरकार ही अपने अनुसार क्या करेगी, अपनी पॉलिसियों को निर्मित करेगी। इसमें सरकार किसी प्रकार का कोई नियंत्रण कम नहीं रखती है, पूरी तरीके से सारा कंट्रोल जो है अपने हाथों में रखती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? एक बार और समझना समाजवादी अर्थव्यवस्था को दोस्तों, मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जहां की आर्थिक गतिविधियों में सरकार का नियंत्रण अधिक हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी कहलाएगी कौन सी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और इसमें आप देखोगे क्यूबा इसका अच्छा उदाहरण है दोस्तों, सऊदी, आपका उत्तरी कोरिया जो है ये भी इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, एग्जाम्पल यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर मैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करूं, एक अलग ही कॉन्सेप्ट था दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का। 1929 में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था मेनार्ड किन्स। क्या नाम, एक याद रखना, उस व्यक्ति ने इस अवधारणा को दिया है 1929 में, मेनार्ड किन्स। और इस व्यक्ति ने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था। इसमें दोस्तों क्या करना है, इसमें उदारवादी अर्थव्यवस्था जो रहती है या जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वह और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण होते हैं। मतलब ऐसा दोस्तों कि इसमें जो है पूंजीपति वर्ग भी और सरकार भी दोनों साथ में मिलकर क्या करेगी, अपना विकास करेगी, अपने आर्थिक गतिविधियों को संचालित करेगी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसका एग्जाम्पल याद रख लेना, भारत इसका क्या है दोस्तों, यहाँ पर उदाहरण है। ठीक है, तो ये बिंदु आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, याद रखना है। फिर बात करते हैं हम और अर्थव्यवस्था के प्रकार को समझे, तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से। विकास के आधार पर आप जानते हो दोस्तों, अविकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। यदि मैं अविकसित अर्थव्यवस्था की बात करूं तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर दोस्तों प्राकृतिक संसाधन तो भरे पड़े हैं लेकिन उनका दोहन करने के लिए उनके पास कोई तकनीकी नहीं है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाएगी, अविकसित अर्थव्यवस्था। दोस्तों, यह जो अर्थव्यवस्था होती है या फिर जिस क्षेत्र में यह अर्थव्यवस्था है, जहां पर यह अर्थव्यवस्था अस्तित्व में, वहां के लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न होता है। और अक्सर आप देखोगे जो अफ्रीका कंट्री है वहां पर इस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। यहाँ पर इनका जो है एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल में क्या क्या है,
तो एग्जाम्पल में चाड हुआ, ठीक है, नाइजीरिया हुआ, बुरुंडी हुआ, ये सारी जो अफ्रीकन कंट्रीज है यह अविकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती है, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने विकास के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए क्या कर रही है, निरंतर प्रयास कर रही है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो है हमारी किसके अंतर्गत शामिल होती है, विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शामिल होती है। विकासशील अर्थव्यवस्था में दोस्तों जो प्राथमिक क्षेत्र है ना, इसका योगदान थोड़ा अधिक रहता है। मतलब यहाँ की जो जनता है वो क्या करती है, प्राथमिक क्षेत्र पर ज्यादा है निर्भर, इसीलिए इस अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक रहता है और यह अर्थव्यवस्था हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगर मैं इसके भी एग्जाम्पल की बात करूंगा तो भारत जो है ना, भारत तो इसका उदाहरण है ही। भारत के आसपास पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो जितनी भी कंट्रियां हैं ये भी दोस्तों हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था का ही उदाहरण है। जैसे भारत, ठीक है, जैसे पाकिस्तान, जैसे अफगानिस्तान, ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे किसके उदाहरण है दोस्तों, विकासशील अर्थव्यवस्था के उदाहरण। ये बात आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखनी है। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी विकसित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसने अपना पूर्णतः औद्योगिकरण कर लिया है। मतलब वहां पर उन्होंने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र का पूर्णतः जो है क्या कर लिया, दोहन कर लिया है, और अब वो तृतीय क्षेत्र में भी पूर्णतः जो है वहां पर उसका भी अच्छे से क्या कर रही है, दोहन कर रही है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और ऐसी अर्थव्यवस्था आपको मिलेगी यूएसए, जापान, जर्मनी, ठीक है। ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा, इंपोर्टेंट सेगमेंट है, इंपोर्टेंट बिंदु है, ठीक है। चलो अब बात करते दोस्तों हमारी और एक क्षेत्र है जो है हमारा वैश्विक संबंधों के आधार पर। अब अर्थव्यवस्था को जानो दोस्तों वैश्विक संबंध के आधार पर। तो वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्रों में बांटा गया है। एक है दोस्तों हमारा, दो प्रकारों में बांटा गया है। एक है हमारा बंद अर्थव्यवस्था और एक है हमारा दोस्तों यहाँ पर खुली अर्थव्यवस्था। अब बंद अर्थव्यवस्था को समझ, ऐसी अर्थव्यवस्था जो वैश्विक अर्थव्यवस्था से स्वयं को नहीं जोड़ती है, वैसी अर्थव्यवस्था हमारी कौन सी, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो यहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था आप इसमें याद रख लीजिएगा। इसी प्रकार अगर खुली अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं तो जैसे साउथ कोरिया इसका एग्जाम्पल। और यदि मैं दोस्तों यहाँ पर बात करूं खुली अर्थव्यवस्था की, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें क्या है दोस्तों, वैश्विक संबंध अच्छे से स्थापित किए जाते हैं, वैश्विक रूप से वहां की जो गतिविधियां संचालित की जाती है, ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। और इसका मेन और अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों सिंगापुर। तो ये भी एक छोटी सी बात जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था। अगर मैं नियोजन के आधार पर बात करूं तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। मतलब योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था दोस्तों प्लानिंग के अनुसार अपनी अर्थव्यवस्था को संचालित करना। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो प्लान करती है, जैसे अब 5 ईयर प्लान, 2 ईयर प्लान, और उस प्लान को पूरा करने के लिए फिर अपनी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी कौन सी कहलाती है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। और यदि कोई भी अर्थव्यवस्था जिसमें कोई प्लानिंग नहीं है, जैसा चल रहा है उसको उस समय समझा और फिर आगे बढ़े, ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहलाती है। ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों निर्भरता के आधार पर, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो दोस्तों निर्भरता के आधार पर पहला है आश्रित अर्थव्यवस्था। कई बार ऐसे बड़े देश हैं जिन पर छोटे छोटे देश अपनी आश्रय रहते हैं, ठीक है। आप जानते हो बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज, यूरोपियन ऐसी कंट्रीज है जो क्या है, अपने ऊपर जो है किसी अन्य देश के प्रभुत्व को मानती है और उनकी जो है बातों को अपने यहाँ पर अच्छे से क्या करती है, फॉलो करवाती है, ठीक है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या है, आश्रित अर्थव्यवस्था है। मतलब वो किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था है उस पर ही निर्भर करती है। एक होती है दोस्तों परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था ऐसा कि यदि मुझे कुछ आवश्यकता लग रही है तो आप मेरी मदद करना, और आपको कुछ आवश्यकता लगेगी तो मैं आपको मदद करूंगा। मतलब परस्पर रूप से आर्थिक गतिविधियों को संचालित करना। जैसे भारत ही मान लो और इजराइल है, हमें टेक्नोलॉजी के लिए इजराइल की जरूरत पड़ती है, इजराइल को कभी कभी हमसे कुछ आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी दोस्तों, परस्पर। मतलब आर्थिक रूप से अपनी गतिविधियों को संचालित करना परस्पर रूप से, ऐसी अर्थव्यवस्था जो है हमारी क्या कहलाती है यहाँ पर,
परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था, और एक होती है दोस्तों आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था जो स्वयं पर ही निर्भर है, उसे किसी भी प्रकार के किसी भी देश पर जो है क्या है निर्भरता नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहलाती है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, इंपॉर्टेंट है विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर भी आप अर्थव्यवस्था को समझना। यह है दोस्तों कृषक अर्थव्यवस्था, ऐसा क्षेत्र जहां पर प्राथमिक क्षेत्र या कृषि से संबंधित क्षेत्र 50% या इससे अधिक रूप में शामिल है। मतलब जैसे दोस्तों यहाँ पर कृषक अर्थव्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ के जो लोग हैं वो 50% इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या इससे अधिक जो है लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था वहां की जो है क्या कहलाती है, कृषि अर्थव्यवस्था कहलाती है। मतलब जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में 50% की जो आबादी है वो जुड़ी हुई है या इससे अधिक प्रतिशत की आबादी जुड़ी हुई है, और उनकी जो जीवन शैली है उनमें भी दोस्तों उसका महत्वपूर्ण रोल है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है दोस्तों, उस क्षेत्र की प्रमुखता के आधार पर वो अर्थव्यवस्था मानी जाएगी। जैसे कृषि, अगर भारत देश है, भारत में 50% या इससे अधिक आबादी जो है इस क्षेत्र पर निर्भर है और इनकी जो है जीवन शैली में भी इसका महत्वपूर्ण रोल है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी कृषक अर्थव्यवस्था कहलाएगी। इसी प्रकार औद्योगिक निर्भरता 50% या इससे अधिक आबादी इस क्षेत्र पर निर्भर है, तो यहाँ पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था। इसी प्रकार सेवा क्षेत्र में भी 50% या इससे अधिक की आबादी सेवा क्षेत्र वाले कार्यों में संलग्न है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाएगी, सेवा अर्थव्यवस्था कहलाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखे व अर्थव्यवस्था के प्रकार देखे। यहाँ पर अर्थव्यवस्था की जितनी जानकारी थी वो हमने अच्छे से देख ली है। अब आगे हमारा क्या रहेगा बिंदु वो देखना दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले हमें भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पहला बिंदु हमारा क्या है यहाँ पर, भारत एवं मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। अब भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है उसकी वर्तमान स्थिति को जानने से पहले हमें अर्थव्यवस्था को जानना जरूरी था। तो दोस्तों आज की हमारी इस इंट्रोडक्शन क्लास में हमने अर्थव्यवस्था को जाना, अर्थव्यवस्था के प्रकार को जाना, क्षेत्र को जाना, क्या होता है अर्थव्यवस्था, हम क्या क्या पढ़ेंगे, इन सारे बिंदुओं को अच्छे से देख लिया। आगे की जो हमारी क्लास रहेगी उन क्लास में हम क्या करेंगे दोस्तों, यह जो भी हमारे टू द पॉइंट बिंदु दिए हैं इन टू द पॉइंट बिंदुओं को अच्छे से देखेंगे और इनके सारे आंकड़ों को 2025 की प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर कवर करेंगे। ठीक है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति है, तो हम पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बार देख लेंगे, फिर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देख लेंगे, फिर दोनों अर्थव्यवस्था को साथ में समझकर मर्ज कर देंगे, ताकि एग्जाम में यहाँ से संबंधित यदि प्रश्न बने तो हम बेहतर तरीके से उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज की हमारी इस इंट्रोडक्शन क्लास में हमने यही बिंदु सारे देखे हैं, और अब नेक्स्ट क्लास से हम दोस्तों क्या करेंगे, हमारे टॉपिक पर आएंगे, हमारे सिलेबस के बिंदु पर आएंगे, और यहाँ से हम अपनी रामायण जो है, अपनी कहानी जो है शुरू करेंगे। कहानी शुरू करेंगे और अच्छे तरीके से इसका अंत भी करेंगे। दोस्तों बस आप भरोसा करिएगा, आपको इकोनॉमी को लेकर परेशानी नहीं आएगी। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा संयम रखना है और बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को क्या करना है दोस्तों समझना है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आगे की क्लास कंटिन्यू रहेगी। कल फिर जुड़ना मत भूलिएगा और जुड़े रहिएगा दोस्तों। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।